नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी, माझ्याबरोबर राजकीय विश्लेषक श्री योगेंद्र यादव आहेत. सर, क्या अभी भी आप मानते हैं ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है? बिल्कुल नहीं. मैं तो पहले दिन से कहा है, भारत जोड़ो यात्रा गैर राजनीतिक नहीं है, नहीं होना चाहिए. जिस देश को तोड़ने की कोशिश राजनीति से हो रही है, जोड़ने की कोशिश राजनीति से ही होगी. राजनीति बुरा शब्द नहीं है, राजनीति करना बहुत सुंदर बात है. राजनीति शुभ को सच में बदलने की कोशिश है. बस केवल चुनावी राजनीति नहीं होनी चाहिए. और मेरा उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक जिस तरह के मुद्दों को उठाती रही है, वो केवल चुनावी राजनीति के मुद्दे नहीं हैं. चुनावी राजनीति तक केवल सीमित नहीं हो जाएगी, ऐसी मेरी आशा है. तो क्या राहुल जी के मन में कोई कन्फ्यूजन अभी भी है? इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा? आप चुनावी राजनीति की बात करें, क्योंकि वो शुरू से कहते हैं कि दिस इज नॉन पॉलिटिकल यात्रा. राहुल जी के मन की बात तो राहुल जानेंगे. मैं तो उनके मन की बात क्या बताऊं. मैं इतना जरूर जानता हूं कि पहले दिन से ये यात्रा के बारे में स्पष्ट था कि ये यात्रा केवल और केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं होगी. कांग्रेस ने तो शुरू में भी कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि हम कांग्रेस के झंडे भी इस्तेमाल ना करें. अब वो कार्यकर्ता अलग तरीके से चलते हैं. और जो उद्देश्य इसका रहा है वो है देश की तमाम ताकतों को जोड़ना. हमारे जैसे लोग, मैं तो स्वराज इंडिया का बिल्ला लगा के चलता हूँ. इतने जन आंदोलन के साथ ही जुड़े हैं जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं, जिन्होंने कांग्रेस का हमेशा विरोध किया है. मेरे साथ बैठे हुए हैं कॉमरेड दिलीप सिंह. ये 19 महीना इमरजेंसी में जेल लगा के आए थे कांग्रेस के राज में. वो लोग आज क्यों शामिल हैं? क्योंकि हमें लगता है देश को खतरा है. वो बड़ी बात सामने रहेगी. आज अगर आप मुझसे पूछें, मुझे तो एक सिंपल बात नज़र आती है. आज मेरे देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, और जब आग लगती है तो केवल दो ही पक्ष होते हैं. एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा हो, और एक वो जो पानी का बाल्टी लेके आए. आज जो पानी की बाल्टी लेके आए वो मेरा मित्र है, वो मेरा भाई है. कल उससे मेरा कोई झगड़ा हुआ था, वो आज अप्रासंगिक है. वो सब बाजू में रखते हुए आज देश बचाने का काम कर रहे हैं. और राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं, मैं नहीं कहता केवल वो कर रहे हैं, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी करेंगे, उसका भी समर्थन करेंगे. लेकिन आज ये यात्रा देश में आग लगाते वक्त पानी डालने का काम कर रही है. हम इसके साथ हैं. तो क्या जो आपके मन में है वो लोगों के मन में भी है, जो लोग आपसे मिल रहे हैं? अभी तक जो संवाद हुआ है उससे तो आशा से कहीं बेहतर रेस्पॉन्स मिला है. अभी तक जो दक्षिण भारत के 5 राज्यों से हम गुजरे हैं, और उसमें जो आशा थी, जो अपेक्षा थी, उससे बेहतर रेस्पॉन्स मिला है. खास तौर पे नवयुवकों में मैं क्रेज सा देख रहा हूँ राहुल गांधी के प्रति. और एक इतना जरूर हुआ है कि देश में जो चुप्पी का माहौल था, जो डर था, हर व्यक्ति को लगता था मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ. अब देख के कि नहीं, हजारों लोग चल रहे हैं, हम अकेले तो नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. ये बदलाव हो रहा है और ये बहुत सार्थक बदलाव है. पर अब तक तो राष्ट्र में चले हैं, अब महाराष्ट्र में आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब तक जो यात्रा थी महाराष्ट्र में आके महायात्रा बनेगी. उससे पहले जो राज्य आप आए हैं उसमें से एक ही राज्य ऐसा था जहाँ बीजेपी है, कर्नाटक है. कर्नाटक में इस यात्रा को जो समर्थन और सहयोग मिला वो बाकी राज्यों से कहीं बेहतर ही मिला. बाकी राज्यों में बीजेपी है और उसका चुनौती होगी, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है ना. अब तक हम दक्षिण के राज्यों से वैचारिक खुराक लेके अब उत्तर की तरफ जा रहे हैं. महाराष्ट्र से गुजरेंगे तो फुले अंबेडकर परंपरा से, हम तुकाराम की परंपरा से, ये सब खुराक लेके भी जाएंगे उत्तर भारत में. आपका कहना बिल्कुल सही है कि चुनौती उत्तर भारत में है, लेकिन उत्तर भारत तक पहुँचते पहुँचते हम अपने आप को लैस करेंगे एंटीडोट के साथ, दवाई के साथ और औजारों के साथ. और मुझे विश्वास है कि उत्तर भारत में भी इस यात्रा को काफ़ी अच्छा समर्थन मिलेगा. 2 मेरे सवाल है. क्या आपको लगता है ये इवेंट बन गया है? क्योंकि मैं आज जो देख रहा हूँ मुझे लगता है थोड़ा सा इवेंट की तरफ जा रहा है, और 2024 जो है बहुत आगे हैं, लगभग 2.5 साल है. इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई पार्टी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें एक इवेंट, या आप उसको रोड शो कह लीजिए, एक साधारण व्यक्ति सड़क पे देखेगा तो उसको लगेगा ये कांग्रेस का रोड शो चल रहा है ना. जैसी इस देश को आदत है, ये ऐसा होता है. लेकिन जरा नज़दीकी से आप देखें, ध्यान से देखें, तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि इस इवेंट से अलग हैं. पहला, इसमें ऐसे तमाम लोग शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, जिन्हें टिकट नहीं लेना, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना.
दूसरा, इसमें जो मुद्दे लोग लेके आ रहे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो आमतौर पे चुनावी रैली के मुद्दे नहीं होते हैं। जब हम तेलंगाना में थे, अभी तो महाराष्ट्र में आने बाकी हैं, महाराष्ट्र में जो इशू, अब बीडी वर्कर का इशू है, वो आमतौर पे चुनावी सभाओं में डिस्कस नहीं होता, लेकिन इशू तो है। देवदासी का इशू है, ये बड़े इश्यूज हैं। तो इसमें जो मुद्दों का चयन हो रहा है वो उसकी चुनावी सफलता के आधार पे नहीं हो रहा, इसलिए इवेंट प्लस है। इवेंट है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, पर इवेंट प्लस है, ये मैं कहना चाहूँगा। कोई गलत नहीं है। ऐसा सामान्य है ना, होना चाहिए ना, प्लस होना चाहिए। केवल इवेंट हो तो मैं कहूँगा फिर मैं उसमें क्यों हिस्सा लूँ। 24 दूर है, लेकिन मैं इसे केवल 24 के दृष्टि से नहीं देखता। मेरे लिए ये यात्रा केवल कांग्रेस का वोट इकट्ठा करने की यात्रा नहीं। अगर वो हो तो मैं क्यों शामिल हूँ। अगर इस देश में चुप्पी टूटती है, डर का माहौल खत्म होता है और इस देश के जो सही मुद्दे हैं वो आते हैं और आरएसएस को मुसलमानों से संवाद करने पे मजबूर होना पड़ता है, आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी कहता है कि देश में विषमता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो मैं समझता हूँ ये यात्रा सफल है। और रही बात 24 की, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त ये नहीं है कि 24 की चुनावी रणनीति क्या हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जो दीवार बन गई है, बस मोदी, कुछ नहीं हो सकता, अभी तो चुनाव का कोई मतलब, चुनाव होने से पहले ही वॉक ओवर करवाना चाहते हैं, वो माहौल अगर बदले, अगर जो आज दीवार दिख रही है उसमें दरवाजा खुल जाए, वो बड़ा काम है इस यात्रा का। चुनाव जीतना इस यात्रा का काम नहीं है। अच्छी से अच्छी यात्रा चुनाव नहीं जीत सकती, बस उसका काम शुरू होता है। दीवार में अगर खिड़की खुल जाए उसके बाद आपको अंदर जाके काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये यात्रा उस दीवार में जो इस देश में बन गई है उसमें एक खिड़की दरवाज़ा खोल रही है, एक संभावना खोल रही है, एक आशा की किरण लेके आई है, चुप्पी को तोड़ रही है, देश के सामने सही मुद्दों को रख रही है। क्या लगता है आपको समाज का जो अलग अलग तबका है वो क्या सोच रहा है, खासकर युवा क्या सोच रहे हैं, अल्पसंख्यक क्या सोच रहे हैं, किसान क्या सोच रहा है? युवा के सामने सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है। हर व्यक्ति जानता है समस्या है, लेकिन सोचता है कि मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, मैं एग्जाम में सफल नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, बाई चांस वो हो गया, अनलकी हूँ। वो ये नहीं देख रहा कि ये तो व्यवस्था की बनाई हुई समस्या है। किसान सोचता है इस साल बारिश गलत समय पे हो गई, मेरी फसल चली गई। वो ये नहीं देख रहा कि क्लाइमेट चेंज की बनाई हुई समस्या है। वो ये नहीं देख रहा कि सरकार उसको फसल का दाम ठीक से नहीं दे रही है। और ऐसी किसी यात्रा का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि जिसे मैं व्यक्तिगत समस्या देख रहा हूँ उसे समाज और देश की समस्या के रूप में देखे। जिसे मैं केवल अपना दर्द समझ रहा हूँ वो दूसरे दर्द से भी उसका रिश्ता बने, क्योंकि दर्द से दर्द का रिश्ता बनाना ऐसी किसी यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए, और वो मैं अपनी आंख के सामने होते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपने कुछ शुरू में बातें की, मैं आपको लगभग 2 दशक से देख रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की जो पहले वाली इमेज थी उसमें कुछ बदलाव होगा इस यात्रा के बाद? मैं राहुल गांधी को 15 साल से जानता हूँ। वो जो विकिपीडिया में लिखा है वो सब झूठ है। मैं ना उनका कोई एडवाइज़र कभी था, ना कभी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानता था। उन दिनों मैं एकेडमिक था तो उनसे बात होती थी खुल के, और जब मैं उनकी छवि जनता के बीच में देखता था मुझे दुख होता था। मैं उनका कोई समर्थक नहीं था, तो मैं तो उस ज़माने में दूसरी पार्टी में भी था, आम आदमी पार्टी में था, लेकिन मुझे दुख होता था क्योंकि ये व्यक्ति वैसा है नहीं, बहुत सीधा सपाट सिंसियर व्यक्ति है। और आपको याद दिलाऊं, जब मैंने कांग्रेस के विरुद्ध सबसे कड़ी टिप्पणी जब की थी, तब भी मैंने जो वाक्य लिखा था वो ये था कि राहुल गांधी इज मोर सिंसियर देन एनी पॉलिटिशियन आई हैव मेट एंड मोर इंटेलिजेंट देन पीपल थिंक ही इज। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, और आप एक पेज पे ही खड़े थे उससे, हाँ, कांग्रेस का विरोध करने में 2019 में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से बीजेपी को लगभग वॉक ओवर दिया गया, उससे हम लोगों के मन में गहरी तकलीफ थी, गुस्सा था हमारे मन में, और इसीलिए हमने इसका विरोध किया था। लेकिन आज अगर कांग्रेस उस रास्ते पे चलती है जो हमने कहा था उसे करना चाहिए, हमने क्यों विरोध किया था? रामचंद्र गांधी आज भी बहुत नाराज हैं। विरोध इसलिए किया था कि तुम बीजेपी का मुकाबला डट के क्यों नहीं कर रहे, सड़क पे आके क्यों नहीं खड़े हो रहे। और अगर आज राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं तो मेरा फर्ज ये है कि आज उनका सहयोग करूं। चलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। और जो उनकी छवि है, पहली बार जो उनकी वास्तविक व्यक्तित्व है वो जनता के सामने आ रहा है। एक सरल सहज व्यक्ति
जो कि जनता से मिलता है, गले मिल सकता है, और एक जो डिटर्मिनेशन है। मैं आपको सच बताऊं, जब यात्रा शुरू हुई मेरे दोस्तों ने कहा था राहुल गांधी 3-4 दिन से फालतू चलेगा मैं क्या? वही सोच रहा था कि इस मुकाम पे, इस पड़ाव पे आप क्या सोचते हैं? आपने सोचा था इतनी दिन वो हो पाएगी यात्रा? यात्रा शुरू होने से पहले मैंने खुद राहुल गांधी से स्पष्ट पूछा था और उन्होंने कहा था कोई एक भी व्यक्ति यदि नहीं चलेगा तो मैं चलूंगा। क्या बात। और ये वो कर रहे हैं। तो उस मायने में राहुल गांधी बिल्कुल स्ट्रेट और सिंसियर व्यक्ति है। जो उसके चेहरे में है वही उसके मन में है। अगर ना कहनी होगी साफ बोल देते हैं, ना ये तो नहीं होगा, ये नहीं कर सकते हैं। उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो अलग है, उन्होंने 2 बड़े हादसे देखे हैं, तो शायद उसका असर उनके मनोज्ञान पे भी हुआ होगा। लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको लगता है कि भारत को लेके उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद अब बदल जाएगी? मेरे 2 आखिरी सवाल है। कोई भी यात्रा जो होती है, टूरिज्म थोड़ी ही है, एडवेंचर टूरिज्म नहीं है, कि कोई भी यात्रा मानस यात्रा होती है। और यात्रा अगर संत तुकाराम करते थे, नानक करते थे, तो इसलिए करते थे ताकि समझें, सीखें। तो जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा, मैं समझता हूँ ये यात्रा राहुल गांधी के लिए उस तरह की डिस्कवरी ऑफ इंडिया होगी। ऐसा नहीं कि वो भारत से अनभिज्ञ हैं, वो कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, चाहे दलित सवाल हो, चाहे वो औरत का हो, कहीं ज़्यादा जानकारी रखते हैं। लेकिन किताब की जानकारी एक बात है और सड़क पे घूम घूम के जानना दूसरी बात है। और इस देश को आप सिर्फ सड़क पे घूम कर ही समझ सकते हैं। सीधा सवाल, कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा? हिमाचल प्रदेश और गुजरात सामने है। मैं इसे हिमाचल गुजरात के संदर्भ में कतई नहीं देखता। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन इस यात्रा से हिमाचल और गुजरात के चुनाव परिणाम पे 1% भी असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए यात्रा कहाँ, यात्रा निकल रही है तेलंगाना में, हिमाचल का अखबार उसके बारे में एक खबर छाप नहीं रहा, टीवी दिखा नहीं रहा, क्या असर होगा इससे? और मेरे लिए ये यात्रा केवल इन चुनावों पे असर डालने की यात्रा नहीं है। अगर देश का माहौल बदलता है, अगर देश को ये लगता है कि हाँ मोदी का विकल्प हो सकता है, अगर देश को ये लगता है कि इस देश का सही सवाल बेरोजगारी का है, गरीबी का है, अगर देश में कुछ लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि अडानी जी की संपत्ति 18 गुना कैसे बढ़ गई 2.5 साल में, वो इस यात्रा की बड़ी सफलता होगी। वो हो गया तो जनता का मिजाज अपने आप बदलेगा, और वो बदलेगा तो वोट अपने आप बदलेगा। वो सब बाई प्रोडक्ट है। असली है इस देश के जनमत को बदलना। वो बदलेगा तो ये यात्रा को मैं सफल मानता हूँ। एक भी वोट ना बदले तब भी सफल मानता हूँ। टीआरएस के जो नेता हैं वो यात्रा में नहीं आए क्योंकि वो पॉलिटिकल राइवल है, हम समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस एनसीपी के जो नेता हैं उनको और शिवसेना के जो आला नेता हैं उनको इस यात्रा में जरूर आना चाहिए ताकि वो मैसेज दें, खासकर उद्धव ठाकरे जी को? मेरे विचार से तो उन्हें आमंत्रित किया गया है। और जब मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर से एक हमारी छोटी यात्रा निकल रही थी इस यात्रा से जुड़ने के लिए, तो हर शहर में, मैं कोल्हापुर में था, इचलकरंजी में था, कराड़ में था, सब तरफ था, हर जगह कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों के स्थानीय नेता मौजूद थे उन सभाओं में। तो मेरे पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि तीनों नहीं जुड़ेंगे। तमिलनाडु में भी स्टालिन आके जुड़े थे। तो जो आज की तारीख में कांग्रेस के सहयोगी हैं वो जुड़ रहे हैं, जो आज की तारीख में प्रतिद्वंदी हैं, टीआरएस है या सीपीएम लेफ्ट हुआ, वो नहीं जुड़ रहे हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन मैं बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बात पार्टियों की यूनिटी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात जनता की यूनिटी है। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपके वो मित्र रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब वो जिस पॉलिटिकल लाइन पे जा रहे थे वो आपको एक्सपेक्ट था ये ऐसे ही होगा आखिरी में जाके? जिस हद तक गए हैं उसका मेरे को अनुमान नहीं था। अगर होता तो मैं ये सब ना करता, और मैं इस मायने में अपने आप को दोषी और पापी समझता हूँ। जिस हद तक वो गए, हाँ, उनमें एक अवसरवादिता की पुट था जो मैंने शुरू से देखा था, और इस पे हमारा उनका बिल्कुल शुरू में ही झगड़ा हो गया था इस सवाल को लेके। और तो मैं हो गई थी या फिर नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, बिल्कुल क्लियरली था। और दूसरा, वो चाहते थे, वो 2013 के चुनाव से पहले वो दिल्ली में उन्होंने बोर्ड लगा दिए, एक ओपिनियन पोल हुआ है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। मैंने पूछा ये कौन सा ओपिनियन पोल हुआ है भाई? उन्होंने कहा कि लगा दिया। मैंने कहा मेरे से शाम को टीवी वाले सवाल पूछेंगे, तो अरविंद ने कहा आप कह देना मैंने करवाया है। अच्छा, मैंने कहा झूठ कहने की? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। तो ये मैंने कहा का भी प्रॉब्लम मैंने है, कहा और कि आइडियोलॉजिकल फ्रॉड भी हाँ, है। मैंने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैंने नहीं करवाया। कहते अच्छा आपको अपनी छवि की चिंता है।
मैंने कहा भाई मेरे को तो चिंता है, झूठ नहीं बोलूंगा अरविंद, और कुछ भी हो जाए। तो वो 2 दिन मुझसे नहीं बोले, ना बोले, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तब भी बता दिया था। और आज जो कर रहे हैं वो जो लक्ष्मी सरस्वती वगैरह की लगनी चाहिए, अब उसमें दिक्कत ये है कि उनकी उसमें भी आस्था नहीं है। अगर कल को उनको ये पता लग जाए कि काबा की तस्वीर छापने से ज़्यादा वोट मिल जाएगा, तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि काबा सबसे पवित्र स्थल है दुनिया का, उसकी फ़ोटो छपनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना, मैं आज की परिस्थिति में कहता हूँ कि जब घर में आग लगी हो तो मुझे 2 ही चीज़ें दिखाई देती हैं, वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं और जो पानी की बाल्टी लेके चल रहा है। लेकिन एक तीसरा भी होता है, जो एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेके घूम रहा है और देख रहा है कि किससे ज़्यादा फायदा होगा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो है। इसका मतलब वो व्यक्ति फ्रॉड है और आइडियोलॉजी फ्रॉड होने का तो सवाल ही नहीं है। व्यक्ति फ्रॉड वगैरह कहने का मेरा वो नहीं है, मैंने आपको अपने अनुभव बताए हैं जो हैं, और ये बात आप प्रशांत भूषण से पूछ सकते हैं, जो भी व्यक्ति ने उनके साथ काम किया है। जो मैंने पिछले 7 साल में जब से मैं अलग हुआ हूँ, जो काम नहीं किया कि अपना सारा काम वाम छोड़ के आम आदमी पार्टी की निंदा करूँ, वो नहीं करता। मैं अपना काम करता हूँ, वो अपने रास्ते पे हैं, मगर जिस रास्ते पे हैं वो देख के बहुत दुख होता है, बहुत शर्म आती है कि इस काम के लिए हमने किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमेशा बात करते अच्छा लागतं. चला, हे एक वैचारिक चर्चा होती. पुढे योगेंद्र यादव यांच्याबरोबर आपण ह्या यात्रेच्या दरम्यान बोलत राहूया. असं आहे की ह्या लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी एक प्रबळ विरोधी पक्ष असायला हवा. तो योगेंद्र यादव यांच्या वैचारिक भूमिकेतून येत असेल किंवा राहुल गांधी जे भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून देशासमोर मांडतायत त्याच्यातनं येत असेल. कॅमेरामन काकासाहेब कांबळे, समीर राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, देगलूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.